हाँ जी, तो मेरे इंटरमीडिएट वाले बच्चों जिनका कल है लॉ का पेपर, काफी सारे बच्चों ने बोला कि सर एक चैप्टर है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसका कुछ लेके आइए, जो कि मैं कमेंट्स पढ़ रहा था आपके। इसका मतलब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और जो जो चीजें आप बोलोगे मैं उस पर काम कर रहा हूँ। आज पूरे दिन और रात तक भी मैं आपके लिए काम करता रहूंगा, जैसे जैसे आप चीजें बताते रहेंगे आपके लिए अवेलेबल कराई जाएगी। इस वीडियो में जो आप देख रहे होंगे वो होंगे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लेके आप इसे खाली पढ़ के मत चले जाइएगा। क्लास के अंदर मैंने रनिंग क्लास के अंदर बच्चों को विद एक्सप्लेनेशन प्रोविजन के साथ ही एमसीक्यूज कराए हैं। तो जब आप अभी वीडियो को जब नेक्स्ट हिस्से में देखेंगे तो उसमें सारी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बच्चों को एमसीक्यूज करा रहा हूँ। आपके लिए होने वाली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और चैप्टर जो है कम से कम मान के चलिए 10 मार्क्स के लिए आपके पेपर में आएगा ही आएगा। 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि केस स्टडी इसी चैप्टर से आ सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो को अगर पूरा देख ले तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको और क्या चाहिए, उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ। तो मिलता हूँ अब नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। चैप्टर का पूरा नाम क्या है? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या देख रहे हैं हम इसके सारे के सारे क्या एमसीक्यूज देख रहे हैं। हालांकि कुछ रिमेनिंग प्रोविजंस बाकी हैं हमारे, तो वो एमसीक्यूज देखने के बाद देखेंगे हम। क्या बात अभी तक जो भी हमने पढ़ा उससे मेजॉरिटी आपके एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे। पहले मैं आपसे पूछता हुआ चलूँगा साथ साथ, ठीक है? पहला क्वेश्चन आया, आरओसी कैन प्रोवाइड एक्सटेंशन। मैं बीच में पूछता हुआ पूरा चैप्टर पूछ डालूंगा आपसे। आरओसी एक्सटेंशन 2 तरीके की मीटिंग में दे सकता है या नहीं दे सकता है? तो एक तरीके की मीटिंग ऐसी है जिसमें आरओसी एक्सटेंशन नहीं दे सकता, उसका सेक्शन 96 के सब पार्ट्स में। एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें वो एक्सटेंशन दे सकता है, सेक्शन उसका सेक्शन वो भी 96 में। क्या ये बात समझ आती है आपको? ठीक है। एक्सटेंशन दे सकता है इन कंडीशनल मीटिंग अप टू, ये एक्सटेंशन कितने का हो सकता है? अप टू 3 मंथ्स। अब कौन से वाले में है ये समझ में नहीं आया। आंसर क्या होना चाहिए? सब्सीक्वेंट एजेंट फॉर 3 मंथ, सब्सीक्वेंट एजेंट अप टू 3 मंथ। सोच लो, 3 महीने तक। ऑफ 3 मंथ्स का मतलब क्या होता है कि हमेशा 3 महीने का ही एक्सटेंशन मिलेगा, और अप टू 3 मंथ्स का मतलब 3 महीने तक का, मतलब ये मैक्सिमम टाइम है। तो ज़्यादा बेटर आंसर कौन सा है? अप टू। तो आंसर क्या हुआ? सी, और आंसर क्या हुआ? अप टू। समझ में आया आपको क्वेश्चन? ये कुछ ऐसे लुकलाइक ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एजीएम शैल बी हेल्ड एट। अब ये पॉइंट एक ऐसा आया जो शायद हमने गवर्नमेंट कंपनी को लेके स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा, लेकिन आप ऑप्शन पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि आंसर क्या लगाना है। पढ़ो 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 पढ़ो। आपको कौन सा ऑप्शन ऐसा लग रहा है? ए और बी तो आंसर हो ही नहीं सकता ना, या तो ए बताओगे या बी बताओगे। आप ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो ज़्यादा वैलिड आंसर लग रहा है आपको, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट बताएगी कि कहाँ जाएंगे आप इसके बिहाफ में। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। लिख लीजिए फटाफट से। आपको एमसीक्यू नंबर 2 जो है वो लिखना है। हाँ, ट्रिब्यूनल नहीं बताएगी ना, गवर्नमेंट कंपनी में ट्रिब्यूनल क्यों बताएगी? गवर्नमेंट खुद ही देख लेगी। आपको ये लिखना है। अभी लिखवाने की तो जरूरत नहीं है मुझे, आराम से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपने लिख लिया। उसके बाद वेयर डिफॉल्ट इज ऑकर्ड इन कन्वेनिंग द एजीएम। अगर 96 में आप एजीएम नहीं कर पाए, डिफॉल्ट हो गया, क्या करेंगे? तो ट्रिब्यूनल कराएंगे। अब सवाल ये है, पर जरा ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन में तो मेंबर भी कह रही है मे रिक्वेजन फॉर कन्वेनिंग सच मीटिंग, ये भी तो हो सकता है, लेकिन मेंबर जो वाला पॉइंट था वो किस में था? ईजीएम में। क्या ये बात समझ में? अब लिखिए एक पॉइंट, सी पॉइंट, और उसके सामने लिखिए, मतलब डायरेक्ट नहीं लिखना, एजीएम, उसके सामने लिखिए फर्स्ट बाय बोर्ड, सेकंड इफ नॉट देन ट्रिब्यूनल, देन बाय ट्रिब्यूनल। उसके नीचे लिखिए फिर नेक्स्ट ईजीएम,
फर्स्ट बोर्ड, सेकेंड बोर्ड ऑन रिक्विजिशन, थर्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्व्स, एंड फोर्थ इफ नॉट देन ट्रिब्यूनल। और इसका सेक्शन 98 होता है, आपको पता होगा, जब ट्रिब्यूनल कराती है, जब ईजीएम 100 सेक्शन वाली ट्रिब्यूनल मीटिंग कराने में 98, एजीएम का 90 से, हम ईजीएम का लिख रहे हैं ना। ये बात जो मैंने बताई आपको समझ में आ गई, तो वो आपको किसी भी पॉइंट से पूछ सकता है। अब यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए फिर, ट्रिब्यूनल मे डायरेक्ट फॉर कॉलिंग ऑफ ईजीएम, तो आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, वेयर एजीएम इज हेल्ड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 97, इसमें से कौन सी बात आपको सही लग रही है? एनी सच मीटिंग शेल बी डीम्ड टू बी ए जनरल मीटिंग, दूसरा एनी सच मीटिंग शेल बी डीम्ड टू बी ए एनुअल जनरल मीटिंग, और एनी सच मीटिंग शेल बी डीम्ड टू ए जनरल मीटिंग बाय द, बताइए फटाफट से कौन सी वाली? बी ऑप्शन ज़्यादा सही है, एजीएम को ही डायरेक्ट करा रहे हैं तो एजीएम ही माना जाएगा उसका। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको प्रोविजन में नहीं मिलेंगे, आपको देखने पड़ेंगे जो बात कह रहे हैं कौन सी बात सही लग रही है आप, ठीक है। आगे यहाँ पर डिफॉल्ट हो रहा है, कंपनी कर रही है इन होल्डिंग द एजीएम इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन किसके, 96 के, इन कंप्लाइंग इन एनी डायरेक्शन बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 97। अगर आप कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं तो कौन सी वाली बात मैंने आपको बताई थी, ए बी सी डी, डिफॉल्ट बताया था मैंने आपको कि इतने तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस उसके बाद कुछ पैसे लगेंगे आपके पर डे, 5000 पर डे था। अब डाउट ये आ रहा है कि ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, क्योंकि अमाउंट कितना था, 1 लाख, ये याद है आपको, यस। अगर प्रोविजन भूल जाओगे तो एमसीक्यू में गलती हो सकती है, क्या ये बात समझ में? ठीक, उसके बाद ईजीएम मे बी कॉल्ड बाय, कौन बुला सकता है? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुला सकते हैं? यस। मेंबर्स बुला सकते हैं? यस। ट्रिब्यूनल बुला सकती है? यस। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये लॉजिक नहीं लगाना है। फॉर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल रिक्विजिशनिस्ट शेल मींस, जिनके पास शेयर कैपिटल है, बताइए फटाफट से रिक्विजिशन कौन बोलते हैं उनको? हाँ, सी ऑप्शन है। सी किस केस में होता है? कंपनी अगर हैविंग शेयर कैपिटल है तो कितने के पास, एटलीस्ट जिनके पास 10% है, और जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो क्या होता होगा, तो वोटिंग पावर देखते थे। तो आंसर क्या होगा, ए। शेयर कैपिटल है ना उसके पास, तो 10% ऑफ द शेयर कैपिटल। हाँ जी, 5 लाख अमाउंट बहुत जगह था। अब आप सोचने बैठ जाओ 5 लाख किस जगह था। ये प्रोविजन क्या कह रहा है कि रिक्विजिशन मतलब कौन होते हैं, कितने लोग मिलके बोले। तो जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, प्रोविजन उठा लो, आप निकालो, जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो वो तो शेयर कैपिटल वही रहेगी ना। लिखा है नहीं लिखा कि रिक्विजिशन कौन देंगे? क्या लिखा हुआ है, हैविंग शेयर कैपिटल 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल, और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। इसमें 5 लाख कहाँ से आ गए? इसमें तो कोई मॉनेटरी लिमिट ही नहीं थी। क्या ये बात समझ में? आप 5 लाख बहुत जगह आप कह रहे हो 5 लाख भी था, वो कंपनीज एक्ट में है, वो तो पूरे में है। आगे, वेयर एनी मेंबर वांट्स टू कन्वे रिक्विजिशन, मतलब वो रिक्विजिशन देना चाहता है, ही शैल डिपॉजिट द रिक्विजिशन। बताइए कहाँ पर दे वो रिक्विजिशन? क्या लगता है आपको, कंपनी को अगर मान लीजिए कोई रिक्विजिशनिस्ट है, वो एप्लीकेशन देना चाहता है कंपनी को, तो वो कहाँ पर देना चाहिए? कौन सा आंसर इनमें से सबसे सही है? बी, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ये थोड़ी ना कि कंपनी में कहीं भी जाके दे दो। बात समझ आ रही है आपको? इस तरीके से आपसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अपॉन सबमिशन ऑफ रिक्विजिशन बाय द मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें मैंने आपको कुछ बताया था, डेज वगैरह वाला 21, 45, 90, पता नहीं क्या क्या। अब आप जरा हाँ कुछ ऐसा है तो ऑप्शन में पढ़ के बताइए क्या था उसमें। अगर 3 महीने वाला आप कह रहे हो तो सिर्फ ऑप्शन डी में, लेकिन पहले से 3 महीने भी था, 45 दिन भी था, 21 दिन भी था, सब था।
सी सर सी सी आप बता रहे तो डी क्यों नहीं है? हम मेंबर भी तो कर सकते हैं। इसीलिए जो क्वेश्चन है ये यहाँ से बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। देखिए ये पूछ किसके लिए रहे हैं? और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर क्या 3 महीने अप्लाई होते हैं? नहीं, वो तो रिक्विजिशन के लिए। तो उन्हें क्या करना था? 21 दिन के अंदर मीटिंग को इनिशिएट करना था और 45 दिन के अंदर कंडक्ट करना था। यही वाला प्रोविजन था इसके अंदर। तो प्रोसीड करना है विद इन 21 दिन और कन्वेन कर दिया, मतलब मीटिंग हो जानी चाहिए। सॉरी मैं किस कौन सा ऑप्शन पे आ गया? सी पे। प्रोसीड कर देनी चाहिए किसके अंदर? 21 दिन के अंदर, और मीटिंग हो जानी चाहिए कितने? 45 दिन के अंदर। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समझ में आया ये? अगर यहाँ पर मैं लिख दूं क्या कि रिक्विजिशनिस्ट शैल, तो क्या होगा? आप ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? डी की। रिक्विजिशन वाले 21 दिन के अंदर वेट करेंगे, वहां पर इनिशिएट नहीं होगा, वहां पर क्या होगा? वेट, और 21 दिन एक्सपायर होने के बाद फिर वो मीटिंग कर सकते हैं 3 महीने के अंदर। अगर कोरम जो है, अब कोरम का सेक्शन 100 में क्या था? नालायक ईजीएम। 100 में क्या था? ईजीएम। 101 में नोटिस, 102 में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, 103 में कोरम, 105 में प्रॉक्सी, 4 में चेयरमैन। वापस आ जाओ बस। कोरम रिमेन्स एब्सेंट इन मीटिंग कॉल्ड अंडर सेक्शन 100 सबसेक्शन 4। फटाफट से लिखिए एमसीक्यू नंबर 10। 100 सबसेक्शन 4 मीन्स adjourned meeting। ऑप्शन बी। adjourned meeting। बस ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यस स्लैश करके लिख दे। और मीटिंग बाय रिक्विजिशनिस्ट, हंड्रेड सबसेक्शन 4 में वो बताते हैं ईजीएम जब रिक्विजिशनिस्ट हेल्ड कराते हैं। तो फटाफट से बताइए इसमें क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बताइए फटाफट से। कैंसिल। बी नालायक सारे। नहीं होगा। क्योंकि आपने बताया था मैंने, तुम खुद ही मीटिंग रखवा रहे हो और उसमें खुद ही नहीं आ रहे, तो उसमें कोरम एप्लीकेबल होगा क्या? अच्छा हाँ वो मैंने लिखो, अभी क्या लिखवाया? 104 का मतलब एडजॉर्न मीटिंग तो याद था मुझे। क्वेश्चन समझ आया पहले आपको या नहीं? यस सर। रिक्विजिशनिस्ट वाली मीटिंग जो है वो क्या होती है? कैंसिल होती है। और ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इन केस ऑफ फेलियर ऑन पार्ट ऑफ बोर्ड तो कन्वेन ईजीएम। बोर्ड फेल हो चुका है, इसका मतलब पहला स्टेप फेल हो चुका है। अगला स्टेप कौन सा होगा? जरा ध्यान से पढ़िए। मेंबर बोले उसको, नहीं तो मेंबर खुद ही कर लेंगे। और सबसे लास्ट में ट्रिब्यूनल। रिक्वेस्ट वाला नहीं आ रहा कोई। ट्रिब्यूनल रिक्वेस्ट करता है, ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करता है। सी तो नहीं है ना? तो ऑप्शन बी। बी है या ए है? मेंबर्स में रिक्विजिशन कन्वेन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में रिक्विजिशन कन्वेनिंग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मेंबर्स करेंगे या रिक्विजिशनिस्ट करेंगे? तो इसीलिए इसको बी आंसर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। हालांकि ए भी हो सकता है, लेकिन मेंबर्स वर्ड नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? रिक्विजिशनिस्ट, मतलब जो चाहते हैं। मेंबर्स तो बहुत सारे हैं। क्या ये बात समझ में है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 12। रिक्विजिशनिस्ट शुड कन्वेन मीटिंग एट, कहाँ पर करेंगे वो रिक्विजिशन वाले मीटिंग? इनमें से, हाँ भाई इसमें से बताना है। सारे ऑप्शन एक जैसे हैं ना। एक बच्चा कह रहा है सी ऑप्शन होना चाहिए। अब मेरे को ना एक डाउट आया उसमें। जैसे ऊपर में अच्छा लिखा है बिजनेस आवर्स, नीचे में एक पॉइंट बता दे कि नेशनल हॉलीडे। सारी बातें सही है ना? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। इसमें वर्किंग डे वाली बात तो नहीं है, लेकिन नेशनल हॉलीडे वाली लिखी है। इसीलिए जो ऑप्शन डी है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। बस आप नेशनल हॉलीडे वाली चीज़ ध्यान रखें कि कई बार क्वेश्चंस में हमने ये भी देखा है कि मीटिंग एंड हुई रात को 8 बजे। याद है आपको? देखा था 1-2 क्वेश्चन में। तो ख़त्म तो हो सकती है ईजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम पे, एक सूटेबल टाइम हमें बताया गया था, लेकिन आपको जो ऑप्शन लगाना है इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा
कि अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए तो आप आंसर लगाएंगे डी नेशनल हॉलीडे वाला पॉइंट, कि नेशनल हॉलीडे पे मत रखना, बस कितनी भी आपको जल्दबाजी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, नेशनल हॉलीडे वाले दिन नहीं कर सकते। 13th, where board proceed to requisition EGM upon the application by members, notice of any such meeting shall be given to, किसको देना पड़ेगा और कितने दिन पहले देना पड़ेगा, 7 दिन पहले। पढ़ लीजिए ध्यान से। अब वो प्रोसीड कर रहे हैं बोर्ड वाले लोग, हाँ वो 7 डेज के लिए नोटिस था। मैं पूछ रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ। यस सर, ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है, members whose name appear in the register of members of the company within 7 days on which requisition deposit with the company a valid requisition for calling EGM। नहीं, आंसर होगा इसका डी, लेकिन ये पुराने प्रोविजन के हिसाब से, पुराने के हिसाब से डी आंसर ही होगा इसका, होगा ही नहीं, मतलब ये क्वेश्चन बनाएंगे ही नहीं, 7 दिन ही तो होता है, उसमें भी गलत लाइन लिखी हुई है। वेयर मीटिंग इज कन्वेंट अंडर सेक्शन 104, क्या लिखवाया मैंने, इसका मतलब रिक्विजिशन वाला। नोटिस शैल बी गिवन थ्रू, किस तरीके से दे सकते हैं, नॉर्मल पोस्ट से तो नहीं दे सकते, बताइए क्यों, क्योंकि कौन सी मीटिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो नॉर्मल पोस्ट से आप नहीं दे सकते। अब कहाँ से देंगे, अब कौन सा पॉइंट रह गया आपके पास, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट और ऑल ऑफ दी अबव, और जब भी ऑल ऑफ दी अबव होता है तो वही आंसर होता है। क्या ये गलत है, हाँ ये गलत है, जिसमें ऑप्शन सबसे लघु वो आंसर होता है। हाँ ठीक है, तो नॉर्मल पोस्ट से नहीं भेज सकते आप, क्या ये बात समझ में, लेकिन क्या एजीएम का नोटिस हम नॉर्मल पोस्ट से भेज सकते हैं, यस, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख लीजिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14, नोटिस ऑफ EGM कैन बी गिवन बाय, कैन बी गिवन बाय, बस अब उसमें लिख लीजिए स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये पॉइंट लिखना है, रजिस्टर्ड पोस्ट, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लिखिए एंड नॉट बाय नॉर्मल पोस्ट। ठीक है, 121 हालांकि आगे चल रही हैं, लेकिन देखते हैं क्या आपने पढ़ा था। Which company shall prepare in the prescribed manner report on which annual general meeting including the confirmation to the effect of meeting was convened। तो अब ये सेक्शन हमने नहीं पढ़ा, हालांकि लिस्टेड कंपनीज में होता है, अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो सही लगाओगे। सर्विस ऑन द जॉइंट होल्डर मे बी मेड बाय सर्विंग इट ऑन, इसका मतलब नोटिस को अगर मुझे सर्व करना है, अब जॉइंट शेयर होल्डर से तो अलग अलग नोटिस देंगे, क्या देंगे वो ऑप्शन में आपको देख के बताना पड़ेगा, जल्दी से सोच के पढ़िएगा और सोच के बताइएगा क्या आंसर होना चाहिए। तो अगर जिसका नाम पहले आ रहा है, अगर मैं उसको नोटिस दे दूं, क्या क्या मान लूंगा कि दोनों को ही नोटिस दे दिया है, आंसर इज यस, यही इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। समझ में आ गया आपको, ठीक है, तो कुछ कॉमन सेंस से भी लगाने पड़ेंगे। सेक्शन 8 कंपनी में 21 दिन ना होके कितने दिन होते हैं, 14 दिन, तो ये पॉइंट नंबर ए हो गया। नेक्स्ट ये छोड़ दीजिए, नहीं ये केस स्टडी वाले। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू हैव अ नोटिस ऑफ EGM, किसको नोटिस नहीं मिलेगा, क्या लगता है आपको, क्या शेयर होल्डर को मिलता है, यस, डायरेक्टर को मिलता है, यस, ऑडिटर को मिलता है, यस, किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम तो नोटिस भेजने वालों की लिस्ट में, तुम्हें मिलेगा कहाँ से। क्या ये बात समझ में, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, EGM नोटिस CS इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव, CS is not entitled, EGM notice, CS is not entitled to receive। हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर्स को नोटिस मिलता है, वो आए या ना आए उस पर कोई दिक्कत, अगर उनसे रिलेटेड मुद्दा नहीं है तो वो डिसाइड भी ना करें, उनके बिना आए भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। वो वोट नहीं करेंगे जब उनसे रिलेटेड मैटर नहीं होगा, पॉइंट ये पढ़ा था हमने। हर एक मुद्दे पे वोट करने का अधिकार किसको होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अधिकार सिर्फ उस मुद्दे पे होता है जिसमें उनका
कोई इंटरेस्ट या कुछ इफेक्ट हो रहा है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड इन द नोटिस ऑफ द एजीएम वेयर ऑर्डिनरी बिजनेस आर प्रपोज। नॉट है और ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए। नोटिस के साथ क्या नहीं देना पड़ेगा आपको, सोच लीजिए। नोटिस के साथ ऑर्डिनरी बिजनेस करना चाहते हो तो क्या नहीं देने की जरूरत पड़ेगी? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्या ये बताता मैंने आपको? स्पेशल बिजनेस के साथ ही रिक्वायर्ड होता था, तो सिंपल क्वेश्चन था, सी आंसर है इसका। अब आगे परसेंटेज वाली बात पे। AGM may be convened by giving shorter notice provided consent has been obtained from किन लोगों से? ये है पॉइंट इंपॉर्टेंट। दो पॉइंट थे इसके अंदर, याद है आपको? एक AGM के लिए, एक AGM से रिलेटेड था और एक EGM से रिलेटेड था। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए, एंटाइटल्ड टू वोट। EGM में रिलेटेड था कि जब आपके पास शेयर कैपिटल वगैरह नहीं होगी तो तब आपको क्या 95% प्लस मेजोरिटी इन मेंबर्स दोनों होने चाहिए आपके पास। याद है आपको? प्लस करके लिखवाया था मैंने, ध्यान रखिएगा पॉइंट को, ठीक है। EGM जनरल मीटिंग में बी कन्वेंड बाय गिविंग अ शॉर्टर नोटिस प्रोवाइडेड कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बताइए। EGM में याद है आपको? AGM में खाली एंटाइटल्ड टू वोट वाला था और EGM में प्लस में था। कौन सा वाला बताइए? मेजॉरिटी इन नंबर्स हैविंग 95% एंड पेड अप शेयर कैपिटल। यही कह रहे हैं आप? मेजॉरिटी इन नंबर इंपॉर्टेंट है, यस ही लिखवाया था हमने, तो आंसर क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट 23, नोटिस में भी सेंड थ्रू। किस तरीके से भेज सकते हैं नोटिस? ये जो आप पॉइंट पूछ रहे थे वही है। कैसे भेज सकते हैं? टेक्स्ट भेज सकते हैं, यस, अटैचमेंट, नोटिफिकेशन, जो मर्जी उस तरीके से भेजे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑल ऑफ द अबव आ गया। नोटिस क्या दिया था? PDF था। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं था? नहीं नहीं। नोटिस ऑफ द, इधर इधर इधर, नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी साइमल्टेनियसली। साथ के साथ क्या कर देना चाहिए मुझे उस नोटिस के साथ? जरा ध्यान से पढ़िए। इसका मतलब नॉर्मल जो काम नोटिस के साथ होने थे वो मैंने कर दिए हैं, इसके साथ साथ मुझे क्या कर देना चाहिए? ऑप्शन डी बड़ा सा लग रहा है। पढ़ लो पढ़ लो। सी या डी? अगले वाले का डी है। इस वाले में सी और डी में मुझे ऑप्शन बताओ, क्या क्या डिफरेंस है सी और डी में? इफ एनी का मतलब वेबसाइट पे तो तभी डालोगे ना जब वेबसाइट होगी। तो ज्यादा आंसर सही कौन सा है? डी। ज्यादा बड़ा है इसलिए नहीं। आपकी वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अब आप उसमें अपने लॉजिक्स लगाओ। नहीं, अपना क्यों लगाओगे? इफ एनी का मतलब समझ में आया? इफ एनी का मतलब क्या है? अगर कोई है तो वेबसाइट है तो, बस इतनी सिंपल सी बात है। आगे, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्डिनरी बिजनेस। इनमें से कौन सा ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं? क्या कंसिडरेशन था, डिक्लेरेशन भी था और ये भी था। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी, नाम ही बदलना चाहते हो, क्या ऑर्डिनरी काम है? नहीं। आउट ऑफ द फॉलोइंग हु शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, ये बताओ। चलो, 10 रुपए का पेटीएम है इस पे और गलत करने पे 50 रुपए का पेटीएम। एक बच्चे का आंसर आया ए। जल्दी बताइए। 3 बच्चों का आंसर आया। 50 रुपए की पेनल्टी है और अदरवाइज 10 रुपए मिलेंगे। बताया था मैंने, अरे रिकॉर्ड है, क्या बात कर रहे हो? बताया था। हाँ, ना बताने पे दोनों 60 रुपए देने पड़ेंगे। नहीं नहीं, देने पड़ेंगे। बताइए, आप बताइए। बताओ बताओ। इनमें से कौन सा है जो कंसीडर नहीं करा जाएगा कि मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ऑप्शन डी, डी, ऑप्शन डी। सोच लो, ऑप्शन डी। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अगर मेंबर खुद है तो उसका मतलब किस सेंस में लिखा हुआ है ये देख लीजिए। मुझे नहीं पता, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। नंबर दे रहा हूं, स्कैनर दे रहा हूं। एक डी कौन कौन बोल रहे हैं? 1 2 3 4। आपने ये बोला, चेंज नहीं कर सकते हैं। 4 बच्चों का ए है, 4 बच्चों का डी है। अब सुनो, मेंबर्स ऑफ द कंपनी इसे पर्सनली प्रेजेंट, क्या प्रॉक्सी में पर्सनली प्रेजेंट में काउंट करेंगे?
आउट ऑफ द फॉलोइंग हु शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। तो जो मेंबर खुद आएगा उसे मेंबर पर्सनली प्रेजेंट नहीं मानेंगे। अरे किससे बात कर रहे हो? अभी नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना। ठीक है। तुम कह रहे मेंबर साक्षात चल के आया है, उसे मेंबर पर्सनली प्रेजेंट नहीं मानेंगे गधो। ऑप्शन दिखा दो, सॉल्यूशन दिखा दो। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा, ऐसे मेंबर पर्सनली प्रेजेंट माना जाता है, ये भी माना जाता है। अब सुनो, पर्सन अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, इसका मतलब बताइए तब पैसे मिलेंगे। अरे ये बंदा भाई खेल रहा है, ठीक है? चलो चलो, गलत। ठीक है। मतलब ये पर्सन चला बॉडी में। अरे भाई आपने कुछ हिंदी में ली होगी ना। हाँ यार, आप पहले का क्वेश्चन आता हो। मैं इसकी हिंदी पूछ रहा हूँ, बस बात करता हूँ मैं, कुछ गड़बड़ नहीं है। एबीसी नहीं है तो ऑप्शन बी होगा। नहीं वो वाक्य सही है, मैंने कहा इसकी हिंदी बता दें बस। सर प्रॉक्सी का प्रॉक्सी नहीं है, क्या कहते हैं? जैसे मैंने बॉडी कॉर्पोरेट कोई कंपनी है, इसमें इसको भेजा, ठीक है? इसके भी हाथ पे कोई और आता है। ये ऐसा कह रहे हैं ऐसा ही है, ऐसा और ऐसा ही है। ऐसा ही है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। गूगल लिया ना, पेटीएम खोल के जाओ सर। लेट आंसर दिखा दे। दो 50 अरे एक स्टैंड ये तो भाई 20 ले लियो, मैं पेटीएम में बता। चलो भाई 50-50 रुपए नहीं, अभी क्लास खत्म होने के बाद क्या बताया था डी बोला ना डी सही है। हाँ डी, सभी बॉयज ने डी बोला था, सभी गर्ल्स ने ए बोला। मैंने बाद में चेंज नहीं कर सकते ना। हां ये इलेक्ट्रॉनिकली था बस। वंस वोटेड कैन नॉट बी चेंज। आपने वो बताया नहीं था। तो इसका आंसर मैं ऐसा बोला 50 दे रही और 10 ले रही। ठीक है, दोनों सही है, ये लो। ये बात समझ में आई? ठीक है, कहीं कमाई है तो मेरे को। नेक्स्ट, प्रॉक्सी कैन बिकम पार्ट ऑफ द कोरम इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। बड़े ध्यान से पढ़िए, बस वापस। कोरम को, प्रॉक्सी को कोरम का पार्ट मान लेंगे कब? अरे अगर वो किसी बॉडी पहली चीज, प्रॉक्सी को तो कभी भी कोरम का पार्ट नहीं मानते, ये आपको पता होगा। आप समझ नहीं रहे, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। इसमें कहीं भी आपको गवर्नर वगैरह वो चीज नहीं दिखेगी आपको। क्वेश्चन का सेंस समझिए और फिर आंसर दीजिए। ऑप्शन डी लग रहा है, जोन भी पड़ेगी। उसमें तो कोरम होना चाहिए ना। प्रॉक्सी कहाँ था? जो सी ऑप्शन है उसमें ये कहता है अगर कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो हम कैंसिल कर देते हैं उसको। प्रॉक्सी वाला पॉइंट कहाँ था उसमें? तो आंसर इसमें क्या होगा कि जो भी मीटिंग ट्रिब्यूनल बुलाती है ना उसमें रूल रेगुलेशन नहीं लगती। लिख लीजिए पॉइंट नंबर 27, आंसर होगा डी। 27 को आपको लिखना है कि एनी मीटिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल, उसके सामने स्लैश डाल के लिखिए प्रॉक्सी विल आल्सो बी काउंटेड फॉर कोरम। कोरम क्या बात समझ में आई? तो जो भी मीटिंग ट्रिब्यूनल बुलाती है उसमें रूल रेगुलेशन कंपनीज एक्ट वाले नॉर्मल वाले नहीं लगते। वो कहते हैं हमने बोला ना मीटिंग करो, नहीं आए नहीं आए। आगे बात समझ में, नया पॉइंट था एमसीक्यू से रिलेटेड था, उसी तरीके से लिख रहे हैं इनको। 28 तो आपको करना नहीं है। सपोज पोल इज डिमांडेड इन रिलेशन टू इलेक्शन ऑफ अ चेयर। चेयर का मतलब होता है चेयरमैन, ठीक है? पोल डिमांड किया है, देन व्हाट वुड बी द लीगल पोजीशन इन दिस रिगार्ड? सेम रूल अप्लाइज, 10 रुपीज 50। बस दो तुम जवाब आ जाओगे। आप इनसे बोलेंगे फटाफट खत्म। तुम्हारे तो वैसे ही 40 निकलते हैं। ऑप्शन सी। इसमें तो सी बोल दिया, मैं तो ए पढ़िए जरा जल्दी से।
पोल के बारे में सारी बातें मैंने आपको बता दें। बता देंगे हम। वो लगाया कि जो ऑप्शन अधिक से अधिक है। हाँ, इसमें से तो आवर दिखता है, तो नहीं, आवर एक दिखता जो है। काम बताया था, अगर चेयरपर्सन को अपॉइंट करना तो साथ के साथ काम होना चाहिए मीटिंग में बिल्कुल। वो वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है ना, इसका मतलब है। स्पोर्ट ये टास्क भी तो था। हाथ तो हाथ बस 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 आप अपना आंसर बताइए, आपको क्या लग रहा है सर? सर मुझे जी नहीं उधर देख के मेरे से बात कर रहे हैं, नहीं ऐसा जी। बिल्कुल ऐसे नहीं होते ना, बच्चे से बोलते 9 का टेबल सुनाओ। 9 का टेबल मैं सुनाऊं? गधे। आंसर बताओ इसका। गधा मैं ए आंसर होगा। ए ए मुझे तो ए लग रहा ए या डी में डाउट आ रहा मैं हार गया, तुम आगे वापस से मेरा बहुत बताओ बताओ, बी हुआ मैं पूछ रहा हूँ बस क्या होगा उतना बताओ। क्या आकाश है इस बात में मैंने बोला ए बताओ जल्दी, आगे मैं तभी बढ़ूंगा जब आप बता देंगे। अभी उतारिए तो बताओ जल्दी। जी नहीं, आपसे पूछेंगे। चलिए ए डी सी एक बताना है आपको। ए आंसर है इसका सी। ओए भाई ऐसे करो मेरे मेरे भी ये तो कट गया ये तो 40 सेकंड है अच्छा सुनो, जो ए वाले है ना, पहले वो सुन लो जरा गधो। हमें गधा सुनो। पोल डिमांड तुम भी shall be ensured by chairperson at least meeting within 48 hours। मैंने क्या कहा था कि कोई भी पोल डिमांड करे तो दो मुद्दे ऐसे हैं जिसमें 48 आवर्स वाला प्रोविजन नहीं लगता है, या तो मीटिंग को एडजॉर्न करना हो या फिर चेयरमैन का सिलेक्शन हो, वो तुरंत होना चाहिए। तो ए आंसर तो हो ही नहीं सकता ना 48 आवर्स, तो जनरल रूल है। अच्छा इलेक्शन ऑफ चेयरमैन तो चेयरपर्सन के लिए ही हो रहा है। वाह वाह वाह, कवर कितना अच्छा कर रहा है क्लास चल रही है। आप बताइए क्या रीजन लगा आपको? मैं मेरे पास ऑप्शन पढ़े थे। बताओ, आपको रीजन समझ में आया? ए तो हो ही नहीं सकता ना, यस सर आप सही कह रहे हो। प्रोविजन खुद ही लिखे हैं ना सबने, यस सर। प्रोविजन सभी ने खुद ही लिखे हैं। रात को मत लिखा करो। कवाली सुन के हुए लिखे थे मैंने। Which out of the following is true about the appointment of proxy by section 8 कंपनी? पहले मुझे आप ही बता दो क्या होता है। मेंबर की जगह पर मेंबर ही आएगा। ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है देख के बताइए। ऑप्शन बी क्या है सबसे बड़ा है ऑप्शन बी। बी ही है, यही लिखा हुआ है। मेंबर ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट। उसको एंटाइटलमेंट नहीं मिलेगी किसी और पर्सन को अपॉइंट करने के लिए अनलेस जो वो पर्सन होगा वो मेंबर होगा। इसकी हिंदी ये है। यस सर। क्या ये बात समझ में है? ठीक, ये है बी। नेक्स्ट सेक्शन 105 किस चीज का है? 50 था कुछ ऑप्शन ऑप्शन में। नहीं है। ऑप्शन ए है। और कोई बच्चा? हाँ क्या कह रही है? एक आंसर है 50 है। इसमें तो 50 बी ऑप्शन है। ऑप्शन ऑप्शन बी। 50 और 10 मलाई को ये पॉइंट पढ़ा देना आपको। 50 मेंबर्स थे और 10% कैपिटल था, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति 10% से ज़्यादा अपॉइंट कर 10% से ज़्यादा तो वो एक को कर सकता है, और जिसको अपॉइंट किया वो किसी और के बिहाफ पे नहीं कर पाएगा। ये बताया था मैंने आपको। अब सुनो, ये बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं लेकिन ऑपोजिट। 10 और 50 था। नालायक। हाँ ये लिखा हुआ, बहुत बढ़िया। इससे बात मत कर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? इनमें से कौन सा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर करता है? नॉट नहीं है जी। क्या शेयर कैपिटल कुछ था? रिड्यूस वाला नहीं था। क्या आर्टिकल्स वाला कोई पॉइंट था? नहीं। तो कौन सा वाला था? डिविडेंड। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अगले का है प्रॉक्सी का फोन है, क्या है? MGD 11। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक, फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है मेंबर शेल बी एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द प्रॉक्सी ड्यूरिंग 24 घंटे। देखो सब में है, नहीं दो में है। बी और डी में देखो जल्दी से। ऑप्शन बी डी ऑप्शन से पहले। बी क्यों नहीं है? अरे डी बोल रहा हूं मैं।
बी क्यों नहीं है? वो एंड क्या ये बात समझ में? उसने कहा 24 घंटे पहले और मीटिंग शुरू होने तक, ये नहीं था, मीटिंग खत्म होने तक था। ये ऑप्शन में डिफरेंस है डी में, ठीक है? किसी में नहीं चल रहा भाई, दो ही था। वेयर अ मेंबर वांट टू इंस्पेक्ट प्रॉक्सी फॉर्म, पहले ये बात समझ में आ गई कि फॉर्म अगर इंस्पेक्ट करना चाहते हो तो किस समय जा सकते हो और कितने दिन पहले नोटिस देना, दोनों बातें अलग है। क्या ये बात समझ में? ठीक है। वेयर अ कंपनी इज अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, इट मे अटेंड द मीटिंग ऑफ अनदर कंपनी थ्रू द पर्सन कॉल्ड एज, प्रॉक्सी, क्या बोलते हैं उसको? प्रॉक्सी बॉडी कॉर्पोरेट। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव मन तो मेरा नहीं कर रहा, अच्छा था बड़ा अच्छा था। क्या आंसर होना चाहिए? ऑथराइज्ड बी, बी आंसर होना चाहिए, बी आंसर होना चाहिए, बी। बी या डी में से कुछ। एक आंसर बताना, आप बताइए। बी आंसर होगा। डी लग रहा है, लेकिन डी में ये लग रहा है ना। पर आपने बताया था ना क्वेश्चन जो लिखा था, ऊपर ही तो आया था ऑथराइज्ड, कॉर्पोरेट जाएगी। ऊपर तो ऑथराइज्ड है। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, प्रॉक्सी तो सभी लोगों को बोला जाता है, चाहे इन पर्सन भी आ रहा हो, लेकिन जो व्यक्ति बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट करेगा उसे रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो एरर हो जाती है एमसीक्यू में। इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग एनी शेयर कैपिटल, राइट टू डिमांड पोल शेल रिमेन विद, इसमें था 5 लाख। 1 टाइम पर 5 लाख। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या कह रहा है? उसमें 5 लाख कहीं नहीं देगा। बी, जब सर ने बोल दिया इसमें 5 लाख था, चलिए बताइए फटाफट, कौन सा आंसर होगा? डी, इसमें 5 लाख नहीं था। तो आपने ऐसा क्यों किया? नॉट हैविंग है ना, हैविंग वाले में शेयर कैपिटल मैं फंस गया। तो आपने ऐसा क्यों बोला कि इसमें 5 लाख था? ही नहीं, इसमें 1/10 होनी चाहिए बस। आपने मतलब कंफ्यूज करा। जी, कंफ्यूज नहीं, गुमराह किया मैंने। पढ़ाया ना, पहले पढ़ के आना चाहिए, नालायक। अच्छा मैंने बोल दिया 5 लाख था तो 5 लाख वाले ढूंढने लगे उसमें से, नालायक। और समझा रहा है दूसरे को, जब सर ने बोल दिया 5 लाख था, गधे। आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द सिनेरियो नो रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग पावर मे बी इम्पोज्ड। नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब समझते हैं आप? रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, नहीं लगाई जा सकती? नहीं लगाई जा सकती। पढ़िए। तो ऑप्शन कौन सा होगा? क्या इतना मुश्किल है? आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? क्या मैंने बताया था अनपेड वाली बात है, नॉन पेमेंट वाली बात है और लियन लगा रखा होगा? सारी बातें बता रखी है आपको। ठीक। फैसिलिटी ऑफ कास्टिंग वोट्स बाय मेंबर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वोट फ्रॉम अ प्लेस अदर देन वेन्यू ऑफ अ जनरल मीटिंग इज कॉल्ड। जल्दी से बताएं। मैंने बताया था मीटिंग के अलावा अगर आप कहीं और से करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रिमोट ई वोटिंग। जैसे जो लोग जॉब करते हैं, अगर आपके जो कोई सीनियर वगैरह जॉब करते होंगे तो कई बार जब लोग ऑफिस नहीं जा पाते तो वो ये बोलते हैं हमें रिमोट एक्सेस दे दीजिए। रिमोट एक्सेस का मतलब ये होता है कि कंपनी वाले जो लैपटॉप्स वगैरह उसका जो एक्सेस है आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में है? वो वेबसाइट का। उसके बाद नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 108 द फैसिलिटी फॉर रिमोट ई वोटिंग शेल रिमेन ओपन फॉर 10। सुनो, अब आते हैं मीटिंग वाले। सेक्शन 106 किस चीज का था? वोटिंग राइट्स का। 107 शो ऑफ हैंड्स, 108 इलेक्ट्रॉनिक, 109 पोल, 110 पोस्टल बैलेट। याद है आपको? तो ये उन्होंने हालांकि लिख दिया है, ई वोटिंग पर ना भी लिखे तब भी चल जाएगा। क्या बताया था मैंने कि वोटिंग लाइंस कब से पहले खुल जानी चाहिए? पढ़ लिया नालायक। हाँ पता है मुझे, भगवान ने आंखें दी हैं और मैं इधर देख रहा हूँ, इसका मतलब नहीं मुझे दिख नहीं रहा इधर। एकदम खुश होके निकल के आया। 3 days वही दिखा था सबसे पहले। अब ये गधे को डाउट था इसमें डेज में। टाइम तो इसे पता था 5 दिन ही है, 5 बजे ही है। ये आप ये कहते हैं कि
कि भाई ध्यान से पढ़ा करो प्रोविजन जब लिखवाए जाते हैं। मुझे टेस्ट लेना चाहिए था इस मुझे 3 और 2 MCQ। दिन में डाउट था। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वोटिंग एट द जनरल मीटिंग स्क्रूटनाइजर शेल इमीडिएटली फर्स्ट काउंट द, कौन से वोट्स काउंट करेगा, ई वोटिंग वगैरह वाले या जो मीटिंग में हुए हैं वोट्स, पहले कौन सा काउंट करना चाहिए, जो मीटिंग में हुए हैं एट द जनरल मीटिंग। क्या ये बात समझ में आई? स्क्रूटनाइजर अपॉइंट ही इसलिए किया जाता है। आगे एक कंपनी का अपना जो आर्टिकल्स है, ये जरा दिमाग लगाइए, सेम रूल इस पे भी अप्लाई होता है 10 और 50 वाला। हिसाब करेंगे, ये तीसरा क्वेश्चन है। मैं 2 जी का हाँ ठीक है, हिसाब करेंगे, खेलना तो पड़ेगा। कंपनी owns article may prescribe for, अरे मैं ही बता दूंगा of the CV। सबसे बड़ा वाला लॉजिक भी हो सकता है इसमें, अजीब वाला भी हो सकता है, बहुत सारे लॉजिक्स हैं। मैं ये बोल रहा हूँ अगर मेरी इसका आंसर सही निकल गया तो आप लोग अरे मुझे क्वेश्चन से समझ रहे क्या कह रहा है। स्पेशल रिजर्वेशन में रन करता है एक्सॉर्डिनरी ऑर्डिनरी रिजर्वेशन इज नेसेसरी। उसने अगली लाइन में उल्टा लिख दिया। मतलब सही तो केवल एक स्पेशल के लिए C और D हट गए। नहीं, मतलब सही तो कोई एक ही होगा। सर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इसमें तो एक भी सही नहीं है। नहीं, बोलने वाला तो मैं बुद्धि में पर खुद ही कह रहे हैं, इनमें से एक सही होगा और उसके हिसाब से ऑप्शन डी है। जैसे लिखा है लेते थोड़ी इंग्लिश प्रॉब्लम है, ठीक है सर। इसका मतलब ये ना तो ए सही है ना बी सही है। नहीं नहीं ऑप्शन मैं बता रहा हूं। अरे रुको तो सही, मैंने जो पढ़ा था जैसे कि अबे रुक तो सही 2 मिनट। एक सेकंड। नॉन ऑफ ए, ठीक है खत्म। नॉन ए नन ऑफ ए एंड बी। नहीं, केवल ए एंड बी सेल में अलाउ। कहां से कॉमन निकला? सुनो सुनो सुनो, भाई एक सेकंड, कोमा भी छोड़ो। कह रहा है नन ऑफ ए, खत्म भाई। एक में से कोई भी नहीं। और इसमें बी है। सुनो सुनो सुनो, कह रहा है एक व्यक्ति में से कोई भी नहीं आ सकता। टीचर को बुलाओ इंग्लिश वाली क्या आती है? मतलब कैसे कैसे गधे पढ़ रहे हैं बताओ क्लास। ये इंटर के पेपर देंगे लॉ के इसी दिमाग से। एक का ऑप्शन। अभी तो पहले ये समझ में आया आपको, आगे चलते। स्पेशल रेजोल्यूशन आप बोल सकते हो अगर एक्ट बताता है ऑर्डिनरी। इसका मतलब ये एक्ट कहता है 50% पास होने चाहिए, आप ये कह रहे हो नहीं नहीं कम से कम 75% फेवर में होने चाहिए। तो क्या आप एक्ट की भी बात मान रहे हैं? यस। क्या बात समझ में आई आपको? आप कह रहे नहीं 75 फेवर में होने चाहिए, इसका मतलब क्या आप एक्ट की बात मान रहे हो? जब 75 होंगे क्या 50 भी हो जाएंगे? हाँ। वो कह रहे हैं कि नहीं ऑर्डिनरी से काम चला लेंगे जब एक्ट कहता है स्पेशल, मतलब एक्ट कह रहा है कम से कम 75 आने चाहिए, और तुम कह रहे हो नहीं 50 पे ही मान जाएंगे। नहीं, तुम एक्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। हाँ जी 50 रुपया बोल रही है, 50 रुपए दो। ये इसका ऑप्शन कहाँ बताया? सबने, अरे क्या बात कर रहे हो, सबने बताया था? नहीं बताया, नहीं बोला किसी ने। सबसे पहले यही डिस्कशन कर रहा था और इसी ने वापस आ जाएगी। According to section 116, where a resolution is passed at the adjourned meeting of a company, then resolution shall all purpose be treated have been passed on the date of। अब सुनो जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले आप क्वेश्चन समझिए फिर आप बताएंगे कि आंसर क्या होना चाहिए। एक मीटिंग जो हो जानी चाहिए थी 15 सितंबर को एडजॉर्न हो गई, फिर वो नेक्स्ट वीक में सेम डे वगैरह पे हुई, तो मैंने कहा 22 तारीख को हुई है। इस मीटिंग के अंदर जो भी रेजोल्यूशन पास किए गए हैं वो कौन सी डेट पर पास हुए माने जाएंगे, सवाल है ये। अब दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो 15 या 22। जल्दी से बताइए, उसी के हिसाब से मैं ऑप्शन लगवाऊंगा और इस वाले पॉइंट पे भी मार्क्स मतलब वो पैसे लगे हुए हैं। 15 सोच लो। देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, फिर से सोच के मैं फिर से समझाऊं। जो 15 बता रहे हैं वो एक बार दोबारा सोच लो। देखिए दोबारा बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सुन लो। और आप इस क्वेश्चन के अंदर अपने वोट्स बदल सकते हैं, ई वोटिंग नहीं है, ठीक है। अब मैंने कहा 15 तारीख को मीटिंग हो जानी चाहिए थी, 15 तारीख को मीटिंग एडजॉर्न हो गई, तो सेम डेट सेम टाइम प्लेस पे आगे हुई। इसमें रेजोल्यूशन पास किए गए, तो आपका कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि ये रेजोल्यूशन कब पास माना जाएगा, इस चीज़ का क्वेश्चन। ये भी तो नहीं 15 तारीख
मुझे नहीं पता, अब आपको आंसर बताना है। 15 या 22 इसी के हिसाब से ऑप्शन। 3 बार तुमको बोलते हुए देखा मैंने 15 भाई क्या नुकसान होता है 15 चलो बचेगा 15 जिसे 3 हो जाए उसे एग्जाम पोस्टपोन हो जाए वही तो आंसर है 22। क्या बात है 15 क्योंकि बच्चे प्रोविजन पे नहीं जा रहे। सर का मुंह कितनी बार बना था। ये इससे बेटा 400 से 500 रुपए मैं ये अच्छा मतलब कितना आसान है इनको बेवकूफ बनाना। मैंने कहा वोट बदल सकते हो, तो इसका मतलब ये क्या समझेंगे कि यही आंसर सही, और समझ रहे खुश हो रहे हैं मतलब। नहीं इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आप हमें गुमराह कर रहे हो। हाँ इतना ओपनली गुमराह करूंगा मतलब मैं, अरे नालायक। तो अब आप ऑप्शन इसके हिसाब से देखिए कि ऑप्शन ये कह रहा है मीटिंग जब ओरिजिनली कन्वेन हुई थी। अरे सुनो, जब मीटिंग ओरिजिनली कन्वेन हुई थी इसका मतलब वो कह रहा है 15 तारीख को। विच नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग डिस्पैच, इससे तो कोई लेना देना। विच इट वाज इन फैक्ट पास एंड शॉल नॉट बी अलाउड इन अ अर्लियर डेट, जिस दिन पास हुआ है उसी दिन माना जाएगा। हाँ पता है मुझे पता है। हाँ बहुत लॉजिक लगते हैं इसमें। और इस वाले क्वेश्चन में तो मतलब मजा ही आ गया, बताओ क्यों। सब पैसे देंगे 50-50। हाँ आपको 50 रह गया ना। 50 ठीक है आप जो बात कर रहे हैं। हाँ 50 ही तो रह गया आपका। 2 पे आपने जवाब दिया था, सही था, 100 हो गए। मतलब ये तो बताओ हमारे साथ ये क्या हो रहा है। नहीं, हम दो- जीत रहे तो हम 10 दे रहे, मतलब आप 10 दे रहे हो। अरे नहीं हाँ क्योंकि मैं पढ़ाया ना पहले आपको, ताकि आप सही बताएं। उन्हें बड़ा ना है ना आपको। कह रहा हमने पढ़ा भी तो है। ओ भाई क्या ताली साथ थोड़ी दोस्ती है। तुमने पढ़ा बड़ा कुछ नहीं है, तुम ये लॉजिक लगा रहे हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ उस टाइम पे, गधे। 44 सेक्शन 115 स्पेशल नोटिस। क्या स्पेशल नोटिस पढ़ चुके हैं हम? यस। अब आप उसका आंसर बताएंगे, आपको कॉपी नहीं खोलेंगे। रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय द कंपनी शेल बी साइंड आइदर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। कौन से मेंबर्स होते हैं स्पेशल नोटिस वाले जो साइन करेंगे? जल्दी से पढ़िए ऑप्शन सही से। यार ये क्या हो गया ऑप्शन ए में क्या हो गया ऑप्शन ए ए ऑप्शन ए ऑप्शन यही है सभी का, यस सर। सोच लीजिए। इसका कॉपी है जी ये आंसर है इसका। 7 करोड़ 17 इस पे था ही नहीं ना भाई, जिस पे होता है मैं बताता हूँ। नहीं अरे ऐसे कैसे आपकी बताओगे ना 7 करोड़ कौन सी थे? ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सारे सही से बैठ जाओ, मैं ऐसे बैठा थोड़ा बैठ के सीधा। आउट ऑफ द फॉलोइंग नो स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग रेजोल्यूशन। बताइए कौन से रेजोल्यूशन में स्पेशल नोटिस की कोई जरूरत नहीं है? डायरेक्टर था, ऑडिटर था, रीअपॉइंटेड था, ऐसा कुछ था। अरे आपको बिजनेस चेंज करना है, क्या ये ऑर्डनरी रेजोल्यूशन से होगा? नहीं, डायरेक्टर ऑडिटर। ऑप्शन मिटाओ नहीं, ऑप्शन दिखाओ। ऑप्शन में से वो रेड वाला मिटाओ। प्रोसेस ऑफ कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग एट अ मीटिंग इंक्लूडिंग डिसीजन जो लिए गए थे एट सच मीटिंग, इसे क्या नाम दिया गया है? मिनट्स नाम दिया गया है इसको। आगे एवरी कंपनी शेल मेंटेन मिनट्स ऑफ all proceedings of general meeting, entries of all proceeding must be made in the books kept for the purpose। कितने दिन के अंदर? सोच लीजिए, मिनट्स के लिए कितना समय था बनाने के लिए भी और साइन करने के लिए भी? 30 डेज। कहाँ से? मीटिंग से। और ये 30 डेज नहीं है, ये कहाँ से है? स्टार्ट से। दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। कंक्लूजन का मतलब एंडिंग। नेक्स्ट एज पर सेक्शन 120 आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपनी शेल मेंटेन इज रिकॉर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। पढ़ा रखा है, पढ़ लीजिए। 120 का पढ़ा। अभी 120 के नाम से नहीं पढ़ा लेकिन पढ़ा रखा है, पढ़िए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कब होता है? अच्छा 1000
देखो लिस्टेड कंपनी है तो हमेशा ही बनाना पड़ेगा, 1000 शेयर होल्डर कुछ कर लो। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचा, बी। देखो अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसे हमेशा ही बनाना पड़ेगा, और जब लिस्टेड नहीं है तो मेंबर कितने से ज़्यादा होने चाहिए, नॉट लेस देन 1000। क्या ये बात समझ में आई? सी ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि वो एवरी लिस्टेड कंपनी में भी 1000 वाली लिमिट लगा रहा है, जबकि ऐसा नहीं था, अनलिस्टेड में 1000 वाली लिमिट थी। याद है आपको लिखवाया था, ठीक। लेकिन ऑप्शन कौन सा दे रखा है, सी। लिस्टेड कंपनी और कंपनी नॉट लेस देन, हाँ सही है, सी पूरी बात कह रहा है, ठीक कह रहा है। और लिखा हुआ है लिस्टेड कंपनी को तो करना ही करना है, और कोई कंपनी जिसके पास 1 लाख, एंड नहीं है और है, तो सी जो है वो पूरी बात बता रहा है। क्या बात बताइए, बी जो है वो आधी बात बता रहा है। अगर ये एंड होता तो ऑप्शन गलत हो जाता। नेक्स्ट 50 पढ़िए, अपने आप बताइए। ये छोड़ दीजिए, लास्ट वाला पढ़िए, ये आखिरी है। आखिरी क्वेश्चन है आज का।